लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज मतदान पूरा हो गया। पहले चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर मतदान हुआ। इसमें 1600 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में थे, जिनकी किस्मत का फैसला वोटर्स ने ईवीएम में कैद कर दिया है। पहले चरण में शाम को 5 बजे तक 59.7% औसत मतदान होने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 77% वोट डाले गए। फाइनल वोटिंग प्रतिशत अभी नहीं आया है। लोकसभा के पहले चरण में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने परिवार के साथ ऊधम सिंह नगर में मतदान किया। मणिपुर के सीएम एन वीरेंद्र सिंह ने अपनी पत्नी के साथ वोट डाला। केंद्रीय मंत्री और बीकानेर से बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल ने भी मतदान किया। राजस्थान के मंत्री राज्यवर्धन राठौर ने परिवार के साथ जयपुर में वोट किया। असम में कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने भी मतदान किया। वहीं यूपी की पीलीभीत सीट से बीजेपी उम्मीदवार जितिन प्रसाद ने हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की और चुनाव में जीत के लिए आशीर्वाद मांगा। इसके बाद जितिन ने अपने क्षेत्र रवाना हुए और इस दौरान जितिन प्रसाद ने बीजेपी की जीत का दावा भी किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। देखिए, हमारे साथ जितिन प्रसाद जी हैं जो पीलीभीत से चुनाव लड़ रहे हैं। जितिन प्रसाद जी, भारतीय जनता पार्टी में जब से आप आए हैं, डायरेक्ट ये पहला चुनाव आपका है, क्या आपको लग रहा है? क्योंकि वरुण गांधी और मेनका गांधी सहयोग नहीं कर रहे हैं, इस तरह की खबरें हैं। ऐसा है, हम सब लोग पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं। जो पार्टी का निर्देश होता है उसका पालन किया जा रहा है। ये पीलीभीत का चुनाव पार्टी लड़ रही है, एक कार्यकर्ता लड़ रहा है, नेतृत्व के पूरा आशीर्वाद है और आप देखिएगा यहाँ पे ऐतिहासिक विजय होगी। आप कह रहे थे कि ये चुनाव मोदी लड़ रहे हैं, आपने कई आपके भाषण सुने मैंने, आप कह रहे थे कि वो लड़ रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि जो ये सीट परंपरागत रूप से आपके लिए, आपका घर भी यहीं बगल में, कोई दूर नहीं, लेकिन जो बीएसपी के लोग हैं वो कह रहे हैं दोनों प्रत्याशी बाहर के लोग हैं, यहाँ के लोग नहीं हैं। छोड़िए साहब, मैंने बताया ना, ये मुद्दा विहीन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है और हम लोगों का सौभाग्य है उनके सानिध्य में काम करने का अवसर मिल रहा है और जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। तो दिल्ली की तरफ भी जाएंगे अब चुनाव जीतने के बाद? कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से अब जितिन प्रसाद की जरूरत दिल्ली में है। पार्टी और जनता जो निर्देश देती है वही किया जाता है। और अभिमन्यु शर्मा यूपी के पीलीभीत से जुड़ रहे हैं। अभिमन्यु, बताएं कैसी रही वोटिंग, क्या रुझान, क्या समझ में आ रहा है? देखिए, 5 बजे तक 60% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी थी। देखा जाए तो वोटिंग परसेंटेज अच्छा चल रहा है। अगर यूपी के ही मापदंड से देखा जाए, यूपी के ही एवरेज से अगर कंपेयर किया जाए, उसके अलावा अभी भी कई जगह कतारें लगी थी। हालांकि 6 बजे के बाद कई पोलिंग बूथ्स पर बाकी कई वोटर्स की एंट्री बंद कर दी गई थी कि नए वोटर्स जो अंदर हैं केवल वही अपना बैलेट कास्ट कर सकते हैं। अगर देखा जाए कि ये इलेक्टोरल बैटल किन लोगों के बीच है, तो ये 28 साल बाद गांधी परिवार से कोई भी इस बार नहीं लड़ रहा पीलीभीत से लोकसभा चुनाव, क्योंकि वरुण गांधी इससे पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और इस बार बीजेपी के कैंडिडेट जितिन प्रसाद हैं वरुण गांधी की बजाय। और जितिन प्रसाद से जब हमने सुबह बात करी थी तो उन्होंने काफी आश्वस्त थे इस बात को लेकर कि उनकी जीत होने वाली है। ना केवल यहां बल्कि उन्होंने यहां भी कहा था, यह भी कहा था कि उत्तर प्रदेश में और बाकी पूरे देश में भी पीएम मोदी के फेवर में एक लहर है। उन्होंने कहा था कि सरकारी स्कीम्स के जो भी बेनिफिशियरीज हैं वे सबसे बड़े सपोर्टर्स रहने वाले हैं बीजेपी के। दूसरी तरफ देखा जाए, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है जिस पर इंडी अलायंस और बसपा दोनों ही निगाहें गड़ाए बैठे हैं और दोनों ही कोशिश कर रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी को टैप किया जाए। और इस बात को भी याद रखना जरूरी है कि बसपा और सपा की ओर से जो कैंडिडेट्स हैं वे भी पॉलिटिकली एक्सपीरियंस हैं, कई बार विधायक रह चुके हैं और राज्य सरकार में मंत्रालय भी संभाल चुके हैं, तो उन्हें भी काफी राजनीतिक तजुर्बा है। तो ये देखने वाली बात होगी कितना दिलचस्प रहने वाला है ये राजनीतिक मुकाबला। अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो पहले भी जब हमने कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज का दौरा किया, कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लोगों से बातचीत करी, तो यही कहा गया था कि केवल किसान नहीं बल्कि इंडस्ट्रियलाइजेशन भी एक मसला है, क्योंकि कई जगह जॉब्स क्रिएशन को लेकर भी इलेक्टोरल इशू को प्रेजेंट किया जा रहा है। जब हमने मुजफ्फरनगर में बात करी थी तो वहां पर जो भाजपा के सांसद हैं और जो राज्य मंत्री हैं संजीव बालियान, उन्होंने भी कहा था कि उनका 5 साल का रोड मैप ये रहने वाला है कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नौकरियां बनाएं। तो अब देखने वाली बात होगी किस तरह ये इलेक्टोरल इशू आगे आने वाले वक्त में देखा जाता है। जी, तो अब लंबा इंतजार है, क्योंकि 4 जून को नतीजे आएंगे और 1 महीना 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिमन्यु।
बढ़ते आगे, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने परिवार के साथ नागपुर में वोट डाला और लोगों से मतदान की अपील भी की। वहीं बीजेपी के राज्यवर्धन सिंह राठौर ने इस मतदान को भारत का सबसे बड़ा उत्सव बताया है। आज हमारा लोकतंत्र का उत्सव है। सब लोगों ने मतदान भी करना चाहिए, ये वो हमारा फंडामेंटल राइट भी है और कर्तव्य भी है। मतदान किसको भी करे, पर मतदान करना ये लोकतंत्र के इस उत्सव में सबका कर्तव्य है और मेरी सभी मतदाताओं को खूब खूब शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं। ये सांस्कृतिक भारत है, ये ऐतिहासिक भारत है और ये एक ऐसा भारत है जो अगले 5 साल में ही 2019 तक ही तीसरी सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था, आर्थिक ताकत बन जाएगा। तो ना साधारण चुनाव है, ना ये साधारण भारत है और इसका निर्माता मतदाता है। इसीलिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और पिछले 10 साल के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो काम करा है वो एक तरह से प्रूफ है कि किस तरह से मोदी जी काम करते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान जारी और मतदान के बीच दुनिया की सबसे छोटी महिला और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक ज्योति आमये ने अपना वोट डाला। ज्योति की इस लंबाई 61.95 सेंटीमीटर है। उन्हें एकॉन्ड्रियोप्लेप्सिया नामक बीमारी यानी बौनेपन की बीमारी है। वोट डालने के बाद ज्योति ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे अपना वोट डालें क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग के दौरान हिंसक झड़पें भी हुई। कूच बिहार में तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। कूच बिहार के चांदमारी इलाके में जमकर पथराव हुआ। इस दौरान बीजेपी बूथ अध्यक्ष के सिर में गंभीर चोट लगने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीजेपी समर्थकों ने टीएमसी पर हमले का आरोप लगाया है। इसी तरह बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच पथराव के बाद एक तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता को भी सर में गंभीर चोटें आई हैं। वहीं बंगाल के कूच बिहार जिले के दिनहाटा इलाके में बम भी मिला। पहले चरण के दौरान कई जगह हिंसा की खबरें सामने आई है। इसमें मणिपुर के मोइरांग विधानसभा क्षेत्र में एक मतदान केंद्र के पास गोलीबारी की घटना सामने आई है। घटना के बाद आनन फानन में सुरक्षा बढ़ाई गई। इम्फाल के खोंगमान में कड़ी सुरक्षा होने के बाद भी हथियार बंद बदमाशों ने पोलिंग बूथ में हंगामा मचाया और ईवीएम तोड़ दिया। घटना में 3 लोग घायल हुए हैं। अस्पताल में इन्हें भर्ती करा दिया गया है। कई वोटर्स मतदान केंद्र से डरकर भाग भी गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात की गांधीनगर लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। अमित शाह दूसरी बार गांधीनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट से कांग्रेस पार्टी ने सोनल पटेल को मैदान में उतारा है। 2019 में अमित शाह इसी सीट से अब तक के सबसे बड़े मार्जिन से जीते थे और पहली बार लोकसभा पहुंचे थे। नामांकन के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि इस बार बीजेपी 400 पार का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है और पूरे देश का आशीर्वाद बीजेपी के साथ है। आज गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई, मेरे साथी विधायक और मेरे दोनों इंचार्ज के साथ मैंने लोकसभा के लिए मेरा नामांकन गांधीनगर सीट से भरा है। मेरे लिए एक बड़ा गौरव का विषय है कि जिस सीट पर से इसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व श्रद्धेय अडवाणी जी ने किया, श्रद्धेय अटल जी ने किया, और जिस सीट पर स्वयं नरेंद्र मोदी जी मतदाता है, उस सीट को प्रतिनिधित्व करने का मौका मुझे भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। मोदी के नारों के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का स्वागत होता है। जन सैलाब का ये अभूतपूर्व आशीर्वाद और प्रेम नरेंद्र मोदी जी को प्राप्त हुआ है। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि और एक प्रकार से सिद्धि का अनुभव कराने वाली बात है।
अपने परिवार का वोट करे और प्रचंड बहुमत के साथ हर जगह कमल को खिलाए और 400 पार का लक्ष्य जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मोदी जी ने दिया है, इसको सिद्ध करने में हमारी सफलता करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के अमरोहा में जनसभा की। मोदी ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। मोदी ने अपने भाषण में कहा कि यूपी में 2 शाहजादों की फिल्म की शूटिंग चल रही है, जिसे पहले ही रिजेक्ट किया जा चुका है। यूपी में एक बार फिर 2 शाहजादों की जोड़ी, उनकी फिल्म का शूटिंग चल रहा है आजकल, और ये 2 शाहजादों की फिल्म का पहले ही रिजेक्शन हो चुका है। और अब चुनावी मूड माहौल की बात। गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में से सबसे हाई प्रोफाइल सीट है गांधीनगर, और जैसा कि हमने आपको बताया, यहाँ गृह मंत्री अमित शाह खुद मैदान में हैं, वो भी दूसरी बार। पहले यहाँ आडवाणी और अटल बिहारी जैसे दिग्गज चुनाव लड़ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं गांधीनगर का मूड माहौल। गुजरात की कैपिटल सिटी गांधीनगर को गिफ्ट सिटी और वाइब्रेंट समिट के कारण देश विदेश में बड़ी पहचान मिली है। देश के अलग अलग हिस्सों और विदेशों से लोग गांधीनगर आकर सेटल हो रहे हैं। यहाँ 30% रियल एस्टेट बुकिंग गुजरात से बाहर के लोग कर रहे हैं। ये बीजेपी की परंपरागत सीट रही है और लोगों की उम्मीदें भी बढ़ती जा रही हैं। अगले 5 सालों में गांधीनगर को इंडिया के टॉप 5 सिटीज में देख रहा हूँ। जिस तरीके से गांधीनगर का डेवलपमेंट हो रहा है, लास्ट 8-10 साल में जिस तरीके से गिफ्ट सिटी का यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है, उसके हिसाब से गांधीनगर को काफी अच्छा बूस्टिंग मिला है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के एंगल से अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच में जिस तरीके से फ्लाईओवर बने हैं, तो अहमदाबाद और गांधीनगर सही मायने में ट्विन सिटी बन गए। गांधीनगर को मैं सोचता हूँ कि पूरे भारत के अंदर सबसे प्लान सिटी होने की वजह से उसको सबसे अच्छा और बेहतर बनाने के लिए एनवायरनमेंट के बारे में हो, टूरिज्म के बारे में हो, एजुकेशन के बारे में हो, हेल्थ के बारे में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, वो सब के बारे में सबसे बढ़िया प्लानिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा लोगों तक पहुंचे, ऐसा हम लोग आयोजन कर रहे हैं। 35 साल से ये सीट बीजेपी के पास रही है और अटल आडवाणी जैसे बीजेपी के दिग्गज यहाँ से सांसद रह चुके हैं। अमित शाह दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने अहमदाबाद की सोनल बेन पटेल को अमित शाह के सामने मैदान में उतारा है। महिलाओं की जो समस्या है, महिलाओं की जो सेफ्टी है, आपने देखा है कि मणिपुर में जो हादसा हुआ है उससे पूरे देश की महिलाएं क्षुब्ध हो गई हैं कि अगर इस तरह से होता है तो महिलाओं की सलामती कौन सी रह सकती है और ये सरकार किस तरह से उनको प्रोवाइड कर सकती है। तो ये सारी जो बातें हैं, ये सिर्फ इस सीट की नहीं है, सिर्फ गुजरात की नहीं है, पूरे देश को ये जो मुद्दे हैं वो लगते हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारक होने की वजह से अमित शाह अपनी सीट पर ज्यादा समय नहीं दे रहे हैं, लेकिन पार्टी ने उनकी तरफ से मोर्चा संभाल रखा है। 20 लाख से ज्यादा मतदाताओं वाली इस सीट से पिछली बार अमित शाह 5.5 लाख वोट से जीते थे। अभी इस क्षेत्र के 7 विधानसभा क्षेत्रों में से 5 पर बीजेपी और 2 पर कांग्रेस का कब्जा है। गांधीनगर लोकसभा सीट पर बीजेपी का पिछले 3 दशक से वर्चस्व रहा है और इस बार भी शायद ये परंपरा जारी रहे, लेकिन स्थानीय लोगों की बीजेपी के प्रति विकास की अपेक्षाएं है वो कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। केतन जोशी, अहमदाबाद। महाराष्ट्र के कोल्हापुर की एक पहचान है यहाँ के पहलवान। पहलवानों के चुनावी दांव इस बार किस पर है, इसको समझने के लिए सहयोगी प्रीति सोमपुरा पहुंची मशहूर अखाड़े में। कोल्हापुर जाना जाता है पूरे देश में यहाँ के खाने के लिए और साथ में ही कोल्हापुरी चप्पल के लिए। यहाँ की चप्पल जो है विदेशों में भी फेमस है, लेकिन और एक चीज़ के लिए भी कोल्हापुर जाना जाता है, वो है पहलवानी के लिए। करीब 300 साल पहले ही जो है पहलवानी की शुरुआत जो है यहाँ पर हो गई है।
आज देश में हरियाणा का नाम पहलवानी में जिस तरीके से आगे है, वैसे ही यहाँ पर जो है केंद्र बना हुआ है कोल्हापुर के जो पहलवान है वो सिर्फ ना देश में बल्कि विदेशों में भी काफ़ी फेमस है। करीब 300 साल पहले शाहू महाराज ने जो है यहाँ पर पहलवानी की शुरुआत की थी और इस अखाड़े में जो है लोगों को कंटिन्यूस ट्रेनिंग दी जाती है। आइए हम बात करते हैं, ये बताइए कि कोल्हापुर में इतने सारे अखाड़े कैसे, इतने सारी पहलवानी की तालीम क्यों दी जाती है? कोल्हापुर को कुश्ती पंडरी ऐसे बोलते हैं सभी, क्योंकि कोल्हापुर में हर गली में अखाड़ा है और ये गंगावेश, मोतीबाग, ये 4-5 बड़े अखाड़े हैं कोल्हापुर में और उसमें पूरे महाराष्ट्र के पहलवान आते हैं सभी जिले से। तो यहाँ पर जो तालीम दी जाती है कितने साल से बच्चों को दी जाती है? यहाँ से तालीम मतलब जो कोई बड़ा होता है उसका छोटा भांजा, कोई भाई का लड़का, तभी उसको एंट्री दी जाती है क्योंकि उसका देखभाल करना चाहिए ना कोई, तो तब से पहलवानी स्टार्ट होती है छोटी की। यही सारे इसके पहले जब भी कोई बड़ा मुकाबला हुआ है कुश्ती का वो सब यहीं पे हुए हैं। पाकिस्तान, ईरान जैसे कई देशों से पहलवान यहाँ पर आए हैं। हाँ, यहाँ से सबसे बड़े मुकाबले हो चुके हैं जहाँ पे शाहू महाराज ने 1912 साल में जो बड़ा खासबाग मैदान बनाया है वहाँ पे सभी पहलवान लड़के गए हैं, पाकिस्तान के सभी वहाँ पहलवान लड़के गए हैं सभी। तो अभी चुनाव का माहौल है, क्या लग रहा है? अभी चुनाव का तो सभी को लग रहा है शाहू महाराज ही जीत जाएंगे। वो यहाँ के लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनको? हाँ कर रहे हैं, वो शाहू महाराज ही आएंगे वो बोल रहे हैं। और फिर मोदी जी? वो हम बता नहीं सकते मोदी जी की क्या। और अब बात करते हैं आज के बाजार की। आज कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन था। बाजार में खाड़ी संकट के दबाव से बाजार उभरता हुआ दिखाई दिया। आखिरी घंटे में शानदार रिकवरी भी हुई। मार्केट का बाकी हाल समझते हैं यतीन मोहता से डिटेल में। यतीन, सबसे पहले बताइए हाइलाइट्स क्या रही आज मार्केट में? देखिए, सबसे पहले अगर हम मार्केट्स की बात करें तो क्लियरली आज एक वॉलेटिलिटी वाला दिन था। इजराइल और ईरान के टेंशंस के बीच में बाजार एक गैप डाउन के साथ शुरू हुआ। ऑब्वियसली इंट्राडे में लगभग 400 पॉइंट की हमने तेजी देखी और इसका मुख्य कारण था मेटल और बैंकिंग शेयरों में तेजी। ऑब्वियसली डेज लो से बहुत सारे शेयरों में आपको सुधार आता हुआ नजर पड़ा और एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी अगर हम बात करें मार्केट्स की तो यहाँ भी आपको अच्छा खासा सुधार आता हुआ नजर पड़ा। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो ब्रॉडली 2:3 रहा, जो सुबह लगभग 1:3 था। तो अच्छी तरीके से मार्केट में रिकवरी और 22,000 के ऊपर निफ्टी बंद होने में आज आपको कामयाब होता हुआ नजर पड़ा और क्लियरली ये जो ग्लोबल वॉलेटिलिटी है उसके कारण भारतीय बाजारों पर थोड़ा बहुत असर देखने को मिला। और ये बताइए कि सबसे ज्यादा एक्शन कहां रहा? तो शुरू करते हैं निफ्टी गेनर्स के साथ और बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको यहाँ बैंकिंग शेयर्स दिखेंगे, आपको फाइनेंशियल्स दिखेंगे। बजाज फाइनेंस की बात करें तो 3% के गेन के साथ ये शेयर ने डे क्लोज किया। M&M HDFC बैंक रिजल्ट्स के पहले और मारुति जैसे काउंटर्स में भी अच्छी खासी खरीदारी रही। फ्लिप साइड पे अगर हम कहें तो बजाज ऑटो रिजल्ट्स के बाद प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली, लगभग 2.5% नीचे ये शेयर बंद आया। दिवीज लैब, HCL टेक्नोलॉजीज, नेस्ले, TCS जैसे काउंटर्स में थोड़ी बहुत बिकावाली हावी रही। मिड कैप गेनर्स की बात करें तो एलिकॉन इंजीनियरिंग रिजल्ट्स के बाद लगभग 10%, मोतीलाल ओसवाल बोनस इशू कंसीडर करने वाले हैं, उसके बाद शेयर में लगभग 7% की तेजी और आरके फोर्जिंग टेस्ला के साथ सप्लाई एग्रीमेंट करने के बाद शेयर में अच्छा खासा ट्रैक्शन आज के दिन भी देखने को मिला। लूजिंग साइड पे स्नाइडर इलेक्ट्रिक, स्पार्क, जुबलेंट फार्मोआ जैसे काउंटर्स थे जहां 4 से 5% तक की गिरावट आपने आती हुई देखी। शुक्रिया यतीन। और गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर और चीफ स्ट्रेटजिस्ट गौतम शाह का कहना है कि ग्लोबल टेंशन को देखते हुए लंबे समय के लिए खरीदारी की जा सकती है। उनके मुताबिक मेटल और केमिकल सेक्टर पर वो बुलिश हैं। और ये अभी जिस तरह का जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि इसमें क्या होगा और ये कैसे आप प्ले आउट करेंगे। आई थिंक अगर आपका मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म नजरिया है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से 4-5% और गिर जाए पर उसके बाद वापस स्टेबिलिटी स्क्रीन पे आएगी, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे कोई कंसर्न नहीं लगता। बट अगर आपका 3, 6, 12 महीने का व्यू है तो मेटल्स में बने रहना चाहिए। हमारा वर्किंग टारगेट मेटल्स इंडेक्स का 9600 है, तो यहाँ से भी 15% की तेजी हमें लगती है। बट अगर कुछ पॉकेट्स में अगर मैं कहना चाहूंगा तो उसमें केमिकल्स है। मुझे लग रहा है कि केमिकल्स में एक बहुत बड़ी टर्न अराउंड देखने को मिल रही है
और वहां पर आई थिंक पोजीशंस बनाने चाहिए। आरती इंडस्ट्रीज, एसआरएफ, दीपक नाइट्रेट, सारे अच्छे स्टॉक्स हैं और इस मार्केट वीकनेस में वहां पर मीडियम टर्म के हिसाब से पोजीशंस बनाइए। बाजार के दिग्गज गौतम दुग्गड़ का कहना है कि इस तिमाही ऑटो, सीमेंट और फार्मा सेक्टर में नतीजे अच्छे आ सकते हैं और भविष्य में इन सेक्टर्स में अच्छा पैसा भी बन सकता है। जहां तक अलग अलग सेक्टर्स की बात है, ये क्वार्टर में जो 3 सेक्टर सबसे अच्छे परफॉर्म करेंगे वो है ऑटो, 20% अर्निंग्स ग्रोथ, 7th और 8th क्वार्टर इन अ रो, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर। सीमेंट में वाईओवाई नंबर अच्छे दिखेंगे, 32% का हमारा ग्रोथ का एस्टिमेट है अर्निंग्स का, बट सीक्वेंशियली थोड़ा सा सॉफ्टनेस है बिकॉज क्यूओक्यू प्राइसेस 5% गिरे हैं सीमेंट के। थर्ड सेक्टर विच इज डूइंग वेरी वेल इज फार्मा, वहां हमारा 33% अर्निंग्स ग्रोथ का एस्टिमेट है। सिक्वेंशियली भी नंबर अच्छे रहेंगे, वाईओवाई भी नंबर अच्छे रहेंगे और स्प्रेड बहुत अच्छा है। दोनों ऑटो और फार्मा में बहुत अच्छा स्प्रेड है अर्निंग्स का, काफी सारे कंपनीज अच्छा कर रहे हैं। इनफैक्ट फार्मा में जो हम 23 कंपनीज ट्रैक करते हैं उसमें से 21 कंपनीज के नंबर बहुत अच्छे रहेंगे। और खाड़ी में तनाव के बाद बाजार क्यों है टेंशन में और निवेशक आगे क्या बनाए रणनीति, आज इस पर होगी बड़ी चर्चा आवाज अड्डा में 7:57 पर। और कमोडिटी बाजार की तरफ लोगों का क्रेज जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। लोग बाजार में निवेश तो करना चाहते हैं लेकिन सही तरीका क्या हो ये नहीं जानते। ऐसे में आपकी मदद करने के लिए सीएनबीसी आवाज लेकर आया है अभी तक की सबसे अनोखी पहल। देश विदेश के कमोडिटी बाजार के दिग्गजों से सीखिए कमोडिटी बाजार के गुण, सीखिए कैसे करते हैं बाजार में कमाई। जानिए एफएनओ और पोर्टफोलियो हेजिंग के फंडे, कैसे पहचाने बाजार के ट्रेंड्स, क्या है नए बाजार के डायनेमिक्स और एडवांस टेक्निकल इंडिकेटर्स, कैसे पढ़ें और समझे चार्ट का पैटर्न। इसके अलावा भी बहुत कुछ होगा लाइव सेशन में। साथ ही कमोडिटी से जुड़े आपके हर सवाल के जवाब भी आपको मिलेंगे। तो इस एक्सक्लूसिव वेबिनार का हिस्सा बनने के लिए अभी लॉग इन करिए www.hindi.cnbctv18.com पर। और टेस्ला के मालिक एलॉन मस्क रविवार को भारत पहुंच रहे हैं। मस्क का भारत में क्या प्रोग्राम है, किस सेगमेंट में एलॉन मस्क कितना निवेश कर सकते हैं, इस पर एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ लक्ष्मण रॉय हमसे जुड़ गए हैं। लक्ष्मण जी बताइए सबसे पहले आइटिनरीज क्या है मस्क की। देखिए, इसमें 2 हिस्से में बांटना चाहूँगा। पहला कि हर कोई जानना चाहता है कि एलन मस्क जैसे शख्स आएंगे, कब आएंगे, कहाँ रुकेंगे, क्या उनका प्लान है। तो जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक अपने प्राइवेट जेट से रविवार को ही एलन मस्क भारत पहुँच जाएंगे और भारत में यहाँ पे नई दिल्ली में होटल ओबरॉय है, वहाँ पे उनके रुकने का कार्यक्रम है। तो होटल ओबरॉय में यहाँ पे रुकेंगे, उनके रुकने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं और वहाँ से मुश्किल से 15 से 20 मिनट का रास्ता है प्रधानमंत्री कार्यालय का। अगले दिन सोमवार को जो है प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात यहां पर हो सकती है। फर्स्ट हाफ में मुलाकात हो सकती है क्योंकि 2 बजे प्रधानमंत्री मोदी की अपनी एक रैली है अलीगढ़ में, तो हो सकता है कि रैली से पहले ही प्रधानमंत्री से मुलाकात हो जाए। और फिर एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो है वो है आपको उनका स्टार्टअप के साथ बैठक करने का, और उस स्टार्टअप में सबसे ज्यादा जोर होगा जो लॉजिस्टिक सेक्टर के स्टार्टअप है, स्पेस सेक्टर के स्टार्टअप है, उनके साथ वो बैठक करेंगे दिल्ली में। वो भारत मंडपम में बैठक करेंगे। इस बहाने भारत मंडपम जो नया कॉन्फ्रेंस सेंटर एक बना है उसको भी शोकेस करने की कोशिश सरकार वहां पे करेगी और उसके बाद कुछ अन्य कार्यक्रम, निजी कार्यक्रम, फिर वो वापस चले जाएंगे। लक्ष्मण जी ये बताइए कि करने क्या वाले हैं मस्क यहाँ पर निवेश के लिहाज से, अगर हम जानना चाहें तो। इसमें 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात कि एलन मस्क भारत में अपने पूरे निवेश का एक अच्छा खासा रोड मैप पेश कर सकते हैं। ये रोड मैप 10 साल के करीब का हो सकता है। उस रोड मैप के 2-3 चरणों में निवेश किया जाएगा, इसका खुलासा यहाँ पे हो सकता है। और रही बात निवेश किन किन सेक्टर में होगी, तो 3 सेक्टर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो इलेक्ट्रिक व्हीकल टेस्ला, इसको लेकर करीब 2 से 3 बिलियन डॉलर का निवेश का यहाँ पे ऐलान किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने का प्लांट का रोड मैप नहीं है, उसके साथ साथ कंपोनेंट मेकर जो हैं उनको भी भारत लाया जाएगा। उनके निवेश का क्या प्लान होगा वो भी उनके पूरे निवेश के रोड मैप का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। और सिर्फ गाड़ी और कंपोनेंट तक ही मामला सीमित नहीं रहने वाला है। अगले चरण में चलकर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में भी टेस्ला यहाँ पे उतरेगी, ये भी ऐलान किया जा सकता है। ये भी उनके रोड मैप का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट 12 से 15 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट होने की संभावना जताई जा रही है।
लिए और सबको मिला दें, पूरे निवेश को प्लान को मिला दें, तो मुझे जो संकेत मिल रहे हैं अलग अलग सूत्रों से 20 से 30 बिलियन डॉलर, 20 to 30 बिलियन डॉलर के आसपास के निवेश का रोड मैप यहाँ पे एलन मस्क पेश कर सकते हैं। रही बात स्टारलिंक को लेकर के, तो मुझे जो तकनीकी जानकारियां मैं जुटा रहा था कि स्टारलिंक के लिए करार होने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है, तो मुझे ऐसा संकेत मिल रहा है कि हो सकता है कि स्टारलिंक पे करार होता हुआ शायद ना दिखे, क्योंकि तकनीकी प्रक्रिया है वो थोड़ा सा भी नहीं हो पाया है, और लेकिन ऐलान हो सकता है, लेकिन स्टारलिंक थोड़ा सा टकता हुआ दिख सकता है इस एलन मस्क के दौरे के दौरान। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मण जी। एलन मस्क की भारत यात्रा को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन भी काफी उत्साहित हैं। सीएनबीसी आवाज की इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय के साथ सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। एलन मस्क का भारत आना एक अच्छा संदेश होगा। एलन मस्क जैसे उद्योगपति का आना, निवेशक का आना एक इसमें और एडिशन करेगा? जरूर, हम तो वेलकम करते हैं कि प्लीज सब इधर भारत में आकर मैन्युफैक्चरिंग करिए, क्योंकि वातावरण इधर अनुकूल है, हमारे युवा अच्छा क्वालिफाइड स्किल्ड भी हैं, वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और सस्ते में भारत में सब फैसिलिटी मिलता है। इसीलिए हम तो खुलेआम सबको इनवाइट कर रहे हैं, प्लीज कम एंड मैन्युफैक्चर इन इंडिया। कुछ आप शेयर कर सकेंगे कि एलन मस्क का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से आप देख रही हैं? में एक बड़ा सा कंपनी भारत में आकर मैन्युफैक्चरिंग का इंटरेस्ट अगर दिखाते हैं, उससे इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट एक अच्छा संदेश मिलता है कि हाँ, भारत में हाई टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए बड़े कंपनियां आकर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, मतलब हमारी पॉलिसी ठीक है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग वातावरण अनुकूल है और इसमें भारत का भी उपयोग है, विदेश में भी एक्सपोर्ट कर सकते। अब टीवी में भी एआई। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी सैमसंग ने भारत में अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड टीवी और इसकी पूरी रेंज उतार दी है। नियो QLED 8K, 4K और OLED टीवी की इस रेंज में हर खरीद पर मुफ्त साउंड बार और प्रोजेक्टर भी मिलेगा। टेलीविजन टेक्नोलॉजी का नया युग है AI टीवी का, और इसकी शुरुआत की है सैमसंग ने अपने नियो QLED 8K, नियो QLED 4K और OLED टीवी की 2024 सीरीज से। तो आखिर AI आपके टीवी व्यूइंग एक्सपीरियंस को बेटर कैसे बनाता है? मान लीजिए आप बिंज वॉच कर रहे हैं, सुबह से शाम तक मूवी देख रहे हैं या कोई स्पोर्ट्स का प्रोग्राम देख रहे हैं और आपके कमरे की जो लाइटिंग है वो लगातार बदल रही है। अब इस टीवी का AI फीचर कमरे की जो एम्बिएंट लाइटिंग है उसको एनालाइज करता है और ये इंश्योर करता है कि आपका जो एक्सपीरियंस है उसमें किसी तरह का कोई अंतर ना आए। ठीक इसी तरह से नॉइज में भी कमरे में अलग अलग तरह के लोग आते रहते हैं, बातचीत होती रहती है, उसे एनालाइज करके ये जो टीवी है इसे एक बहुत ही स्मूथ ऑडियो एक्सपीरियंस आपको देने की कोशिश करता है। नियो QLED 8K को दमदार बनाता है इसका एडवांस NQ8 AI Gen 3 प्रोसेसर, जो पहले से 8 गुना बेहतर है। अगर आप स्पोर्ट्स के शौकीन हैं तो इस AI टीवी में खास फीचर है जो आपके एक्सपीरियंस को काफ़ी ज़्यादा बेटर बना सकता है। इसका एक AI फीचर है जो कि फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट को, खासतौर पे जो क्रिकेट में क्रिकेट का बॉल होता है या सॉकर में जो बॉल होता है उस पर खास नजर रखता है, उसके व्यूइंग एक्सपीरियंस को इन्हांस करता है और आप तक एक बहुत ही अच्छा व्यू पहुंचाता है ताकि आप एक भी बॉल को मिस ना कर पाए। इतने सारे फीचर्स वाले इस टीवी रेंज की कीमत 1,40,000 से शुरू हो रही है। हालांकि इसके साथ आपको कई सारे ऑफर्स भी मिले हैं। साउंड बार कई के साथ बंडल्ड है, अदर प्रोडक्ट्स विच आर बंडल्ड, so launch offers are also very, very exciting. And of course, there is a trend where consumers buy on EMIs. People also want to dispose of their earlier device. हम कंज्यूमर के लिए एक आसान जरिया बना रहे हैं, अगर आपको पुराना डिवाइस रिटर्न करना है वो भी हो सकता है। सैमसंग दुनिया का पहला ग्लेयर फ्री OLED टीवी भी लेकर आया है जो स्क्रीन पर रिफ्लेक्शन को रोकता है। रोहन सिंह, बंगलुरु। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप रहिए खबरों पर अपडेट और जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।